जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और बिहार पुलिस के लिए चक्षु प्रकाशन से हम लोग का अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और बिहार पुलिस के लिए जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा में इस बार शामिल होने वाले हैं तो आप सभी जो है डेली 10 बजे आएँ क्लास में और क्लास को पूरा करके ही जाए, क्योंकि क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बाद में ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा और बाद में आप लोग कहिएगा कि सर क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं। तो पूरा क्लास देखिएगा तभी ना पता चलेगा कि किस क्लास से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हर बार की तरह इस बार भी अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, बस आप लोग मन लगा के पढ़ें। आज का पहला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? फटाफट सही जवाब बताएं। अगर आप प्री आर्यन बता रहे हैं यानी पूर्व आर्य बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। तो 1 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्णन सत्यमेव जयते लिया गया है। फटाफट बताइएगा कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो 2 का अगर हम सही बात करें तो ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद हो जाएगा। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं। फटाफट सही जवाब 3 का बताइए कि उपनिषद पुस्तकें हैं। 3 का अगर आप ऑप्शन डी दर्शन पर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर उपनिषद जो है आधारित पुस्तकें हैं। ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपको करवाने हैं और समय बहुत कम है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। फटाफट 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो 4 का अगर आप ऑप्शन ए चंदेल शासक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंदेल शासक जो थे वह खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। फटाफट बताइए कि वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बिहार में होगा नहीं, उत्तर प्रदेश में होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गुजरात हो जाएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए कि 12वीं शताब्दी एडी में किस राजा के दरबार का सम्मान प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा बढ़ाया गया। फटाफट 6 नंबर का सही जवाब बताएं। 12वीं शताब्दी एडी में किस राजा के दरबार के सम्मान प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा बढ़ाया गया। तो 6 का अगर आप ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदेल राजवंश की नींव किसने डाली। फटाफट बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूरा मिक्स क्वेश्चन है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। फटाफट बताइए कि चंदेल राजवंश की नींव किसने डाली। तो चंदेल राजवंश की नींव की अगर बात की जाए तो ये नतरुक ने चंदेल राजवंश की नींव डाली। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी। मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाना चाहता हूँ, यह किसने कहा। 8 नंबर देखिए, एक कथन है कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी।
मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाना चाहता हूँ। यह किसने कहा? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाना चाहता हूँ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में असफल रही? आपको बता दें कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो बाद में चलकर असफल हो गई। किस कारण से? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्के पर किसी विशेष पहचान के चिन्ह न था। चिन्ह का न होना जो है उस मुद्रा का असफल रहने में इसका योगदान था, क्योंकि उस मुद्रा पर कोई भी राजकीय चिन्ह नहीं था। अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है बाराबंकी में, ऑप्शन सी देख लीजिए एटा में, और ऑप्शन डी इटवा में। तो एटा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमीर खुसरो का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए, अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा इक्ता था? फटाफट बताइए। 11 नंबर प्रश्न कि अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में कौन सा इक्ता था? तो 11 का सही जवाब बदायूं हो जाएगा। बदायूं इक्ता था। ऑप्शन डी बदायूं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा के लेखक कौन था? क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब बताइएगा? फटाफट दीजिए। शाहनामा के लेखक कौन था? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिरदौसी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई? 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई? तो ये आपका बैरकपुर में हुआ। बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई। ऑप्शन बी बैरकपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो ब्रिटेन में किस पार्टी का सत्ता था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो आपको बता दें कि उस समय किस पार्टी की सत्ता थी ब्रिटेन में? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिला 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो 14 का ऑप्शन बी लेबर पार्टी, लिबरल नहीं लेबर पार्टी होगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 15 का सही जवाब बताएं। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 15 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर, और फटाफट सही जवाब बताएं कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये आपका स्वामी सहजानंद ने की। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। तो स्वामी सहजानंद 16 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो देखिए गडकरी विद्रोह की बात की जाए तो इसका सही जवाब कोल्हापुर हो जाएगा। कोल्हापुर जो था वह गडकरी विद्रोह का केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं।
इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये आपका स्वामी शाहजानंद हो जाएंगे। स्वामी शाहजानंद जो थे वह 1930 के दशक के किसान सभा से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? 19 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए तब आंसर दीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये आपका स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न दिया जाए और आंदोलन चलाया जाए। तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट लगाने का प्रयोजन क्या था? यानी रॉलेट एक्ट को लाने का प्रयोजन क्या था? तो रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। समझे कि नहीं? मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय क्रांतिकारी और आंदोलन में भाग नहीं ले सकता है, नहीं तो उसको बिना किसी सबूत के ही उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना चाहता था सरकार, इसलिए भारत में रॉलेट एक्ट को लाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे सूखा स्थान है, सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो ये आपका देख लीजिए लेह हो जाएगा। लेह सबसे सूखा स्थान है। भारत में लेह जो है सबसे सूखा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? फटाफट बताइएगा कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये आपका बृहत हिमालय व पीर पंजाल हो जाएगा। बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच जो है मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो 22 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों के सीमा पर स्थित है वह है? 23 का सही जवाब बताएं। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों के सीमा पर स्थित है वह है? तो 23 का ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु हो जाएगा। केरल एवं तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है वह केरल एवं तमिलनाडु राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ है? हिमालय काटकर एवं हिमालय से बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? फटाफट बताएं। तो आप सभी जानते हैं, पहले तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हिमालय से आती है, सतलज भी, सिंधु भी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? 26 का सही जवाब बताएं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में पैलियोजोइक महाकल्प में। पैलियोजोइक महाकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, यही उसके विशेषता है। तो 27 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हिमचीता की आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत में हिमचीता की आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है। तो 28 का ऑप्शन डी पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? 29 नंबर क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और ध्यान से आंसर दीजिएगा कि किस राज्य में कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब। पंजाब में कृषि कार्य भी अधिक होता है और सिंचित क्षेत्र भी अधिक है।
तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिकतम होता है? तो भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आप सभी जानते हैं चावल की खेती सबसे अधिक होती है, क्योंकि भारत में चावल की खपत भी सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदर्शी अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह? फटाफट बताइए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह? तो सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो 31 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट 32 का सही जवाब बताएं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति कर देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि? फटाफट बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है। अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है, यानी मतदान नहीं कर सकता है। आगे देखिए 34 नंबर, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? फटाफट बताइए कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो 34 का ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? फटाफट 35 का सही जवाब बताएं। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन था। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को किसके द्वारा चुना जाता है? तो देखिए प्रधानमंत्री को जो है यह प्रधानमंत्री को बताइए 36 का सही जवाब। फटाफट बताइए 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री को, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और उम्मीद है कि आप सभी होमवर्क में इसे करके आएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है 552 होती है। 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर जो होता है वह अपने पद को, जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का राज्यसभा का, वह अपने पद का शपथ नहीं लेता है। तो ऑप्शन डी स्पीकर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो 39 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? 40 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो 40 का ऑप्शन सी समान आचार संहिता हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो राज्य सरकारों द्वारा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, यह बिल्कुल सही है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो किसानों को जो है ऋण प्रदान करते हैं
आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में समान लोगों को साथ प्रदान करना, ये भी सही है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, ये भी सही है। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्य को लेना, ये गलत है, वो किसी कार्य को नहीं लेता है, तो ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूर्ण होने के 1 वर्ष पूर्व भी समाप्त कर दी गई? मतलब अभी 4 साल हुआ तो उसको समाप्त कर दिया गया, जबकि पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसे 4 साल पर ही समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना को 4 साल में ही समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। 44 का सही जवाब बताएं। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो ये आपका अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, ये भी जरूरी है। कृषि का पुनरुद्धार, ये भी सही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, कि यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? 45 का सही जवाब बताएं। देखिए, कुछ बच्चों के माइंड से ऊपर जा रहा होगा क्वेश्चन। आप लोग कह रहे होंगे कि सर कैसा क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए, उसके बाद ज्योग्राफी के, उसके बाद इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद पॉलिटी के किए हैं, अभी इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं, उसके बाद साइंस का करेंगे। तो सभी क्वेश्चन हम मिक्स आपको करवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में अधिक से अधिक फ़ायदा हो। तो 45 का अगर आप ऑप्शन ये सकल प्राथमिक घाटा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 46 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था भारत में जिसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो ध्येय था संपोषणीय वृद्धि था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? तो देखिए, आरबीआई जो है 10,000 तक के नोट को छाप सकती है। 10,000 के नोट तक आरबीआई छाप सकती है, माने एक नोट 10,000 का हो सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आप बताइए, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है? तो देखिए, विदेशी व्यापार का नियमन, ये जो है ये आरबीआई का काम नहीं होता है। करेंसी जारी करता है, ऋण जारी करता है, देश के विदेशी विनिमय कोष को रखता है, लेकिन ऑप्शन बी विदेशी व्यापार का नियमन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी कर सकता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आरबीआई सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि 1 रुपये का जो नोट होता है वह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? 50 का सही जवाब बताएं। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया, ध्यान से पढ़िएगा। जब लोलक की घड़ी चौगनी की जाती है तब उसकी समय अवधि क्या होती है? जब लोलक की घड़ी की चौगनी कर दी जाती है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आवर्तकाल जो है वह दुगनी हो जाता है। जब लोलक की घड़ी की लंबाई को, जब लोलक के घड़ी को लंबाई को जो है आप क्या करते हैं, चौगनी करते हैं, तो उसकी समय अवधि जो है दुगनी हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पलायन वेग क्या है? पलायन वेग, व्हाट इज पलायन वेग? पलायन वेग क्या है? तो देखिए, पलायन वेग जो है क्या है? तो पलायन वेग वह है जो किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग है। आप किसी भी वस्तु को इतनी तेज़ी से फेंकें कि पृथ्वी के वह गुरुत्व क्षेत्र के बाहर चला जाए तो वह पलायन वेग से गति करेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? 53 का सही जवाब बताएं कि प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो यह आपका रासायनिक ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में रोशनी जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? 54 का सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका मधुमक्खियाँ है। मधुमक्खी जो है सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, मधुमक्खी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 54 का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? फटाफट बताइए कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो 55 का ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो देखिए, आप जब सूर्य प्रकाश के सामने खड़ा रहिएगा तो आपको विटामिन डी मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, जिसे शरीर में संश्लेषित किया जाता है। आगे देखिए, काटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। एक काटा हुआ जो हीरा होता है वो जगमगाहट के साथ चमकता है, तो वह इसलिए चमकता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण एक काटा हुआ जो हीरा होता है वो जगमगाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि पक्षियों के आगे के पैर किसमें संशोधित हुए हैं? पक्षियों के में आगे के पैर किसमें संशोधित हुए हैं? तो ये आपका वायु गुहा में। पक्षियों में आगे के जो पैर होते हैं वह वायु गुहा में संशोधित हुए हैं, तो 58 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिक नोबेल पुरस्कार का विजेता था? फटाफट बताइए कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक नोबेल पुरस्कार का विजेता था? तो ये आपका विलियम हेनरी ब्रैग था। विलियम हेनरी ब्रैग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, तो 60 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा। 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा तो स्थिर होता है, तो ऑप्शन बी स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल महसूस करता है। जैसे एक ठोस वस्तु हो गया, उसको द्रव में आप डुबाइएगा तो ऊपर की तरह एक बल महसूस करता है। वस्तु के ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? वस्तु का जो बल है निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो आपको बता दें कि ये ठोस वस्तु के घनत्व पर, वस्तु का ऊर्ध्व बल जो होता है ठोस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया की बात करें तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में बताता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन इस विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक आपको बताना है कि कौन विस्फोटक नहीं है। तो टीएनजी विस्फोटक होता है, टीएनटी विस्फोटक होता है, पोटेशियम क्लोरेट विस्फोटक होता है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है यह विस्फोटक पदार्थ नहीं होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो एक क्लोरेला होता है। क्लोरेला जो होता है सौर ऊर्जा को आसानी से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होता है? तो ये आपका चावल में, चावल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चावल बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए चांदी जो है सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, लेकिन महंगा होने के कारण तांबा या सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 69 नंबर, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? फटाफट बताइए। आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आज के लिए 69 क्वेश्चन ही। 69 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।